स्क्रीन दिख रहा है सबको? चलो। बिल्कुल दिख रही है। ठीक है, कुछ थोड़ा सा एक दो कोटेशंस लिख लीजिएगा लोग। उसके बाद थोड़ा सा आगे काम चालू करेंगे, ठीक है? दो तीन चीजों है। एक ये टर्म आजकल बहुत न्यूज में आ रहा है। ये दिख रहा है किसी को? सर डिजास्टर। क्यों न्यूज में आ रहा है? सर अभी ऑपरेशन ब्रह्मा वगैरह हुआ था ना। ऑपरेशन सद्भाव वगैरह हुआ था। ठीक है, तो एक बार हमको जितने डिजास्टर के हमने हेल्प किए हैं उनके नाम याद है आपको? लगभग लगभग सर तो कुछ कुछ याद। बताइए क्या क्या याद है आपको? सर अभी लेटेस्ट में अभी हुआ है ना ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन सद्भाव, और हम्म। यूक्रेन। सर, यूक्रेन वाला भी सर डिजास्टर में दे सकते हैं क्या? क्यों नहीं दे जैसे सकते? क्यों नहीं दे सकते ये बताइए। जैसे हम आपको बता रहे हैं, सीरिया। सीरिया का याद है अर्थक्वेक किसी को? यस सर, यस सर, फिर म्यांमार। यस सर। ये न्यूज में था इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ, ये किसी कन्वेंशनल किसी टॉपिक का हिस्सा नहीं है, ठीक है? बट क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हायर है इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। फिर श्रीलंका में, नेपाल 2015, ठीक है? टर्की, कोविड, वैक्सीन मैत्री इसमें था, अफगानिस्तान वाला सर। ठीक है? समझ गए डिजास्टर डिप्लोमेसी का मतलब क्या, आपदा कूटनीति का मतलब? अब इसको लिखेंगे कैसे, वो इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत है ये बताइए। डिजास्टर आपदा कूटनीति डिजास्टर डिप्लोमेसी का मतलब क्या है ये बताइए। कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो रही है? आप लोग बोलेंगे तभी मैं बता पाऊंगा आगे। नो सर, नो। बताइए कि सारे लोग तो जुड़ ही गए हैं, तो बताइए तो एटलीस्ट किसी को क्या इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको इससे, डिजास्टर डिप्लोमेसी से? सर सॉफ्ट पावर के लिए एक हो सकता है। ठीक है, सॉफ्ट पावर मैंने आपको पढ़ाया था, किसने दिया था? यार आप लोग रिवाइज करके नहीं आएंगे ना तो नहीं होगा। जोसेफ नाई। बताया था ना कल, मैंने आपको लिखाया भी था यहाँ पर हम। सॉफ्ट पावर जोसेफ नाई। यस सर। ठीक है, तो ये एक चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको अब लिखेंगे कैसे ये ध्यान दीजिएगा। कि आप लिखेंगे इस तरीके से कि भारत के वसुदेव कुटुंबकम की नीति के तहत भारत ने समग्र क्या बोलते हैं संसार को एक परिवार माना है। और एक भविष्य जो हमारा G20 का भी थीम है, उसके संदर्भ में हम सबको एक साथ ग्रो करना चाहिए और एक साथ एक दूसरे के सुख दुख में खड़ा होना चाहिए। और भारत ने अपने कथन को अपने क्या बोलते हैं कार्यों से सिद्ध भी किया है। जिसमें ये कुछ एग्जाम्पल है, चार पांच एग्जाम्पल के। सीरिया में ये ऑपरेशन चला है, म्यांमार में ये ऑपरेशन चला है, श्रीलंका में ये चला है, कोविड में वैक्सीन मैत्री दिए। और उसके बाद लास्ट में लिखेंगे कि भारत ना सिर्फ अपने क्या बोलते हैं दूर के लोगों का दोस्त है, लेकिन अपने नजदीक के जितने भी लोग हैं उनके साथ भारत रिश्ते मैत्री के साथ साथ रिश्ते की भी बात रखनी शुरू कर रहा है। भारत विश्व में सबका दोस्त नहीं, सबका रिश्तेदार बनने के लिए तैयार है। मतलब इन द वर्ल्ड ऑफ डिप्लोमेसी, इंडिया इज नॉट रूटिंग टुवर्ड्स फ्रेंड्स, इंडिया इज रूटिंग फॉर रिलेशंस। ठीक है, ये एस जयशंकर की लाइन है। ठीक है,
क्लियर है? यार आप लोग आज बड़ी कम एनर्जी में लग रहे हैं, क्या हुआ? ये सर क्लियर है सर। एक ही आदमी बोल रहा है भाई, बाकी लोग कहाँ हैं? ठीक है, आपकी इच्छा। तो इसको देख लीजिएगा, एक डिजास्टर डिप्लोमेसी को, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? उसके बाद एक आपको अप्रोच है डिजास्टर डिप्लोमेसी में ही, एस जयशंकर का एक अप्रोच है। जैसे कल मुझसे किसी ने बोला था कि सर कोटेशंस और ये सब भी लिखवाने के लिए, तो एस जयशंकर का एक अप्रोच है, इसको लिखिएगा। जस्ट इन टाइम अप्रोच, just in time approach to be replaced by just in case approach। अब बताइए इसका क्या तात्पर्य है? कि अब हम समय देखकर रिस्पॉन्स नहीं देंगे या अप्रोच नहीं करेंगे किसी को, अब हम केस बाय केस अप्रोच करेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसराइल और फलस्तीन का डी हाइफिनेशन पॉलिसी, कि हमारा अप्रोच दोनों को लेकर अपनी परिस्थितियों के साथ अलग अलग है। क्लियर है? और ये डिहाइफिनेशन क्या होता है, क्या एक बार एलेबरेट कर देंगे? जी, जैसे आप इसराइल और फलस्तीन को 2016 से पहले जब भी कोई देश विजिट करता था, तो इसराइल विजिट करेगा तो फलस्तीन भी विजिट करेगा। बट 2016 में जब मोदी जी विजिट किए, तो उन्होंने बोला कि हम इसमें डी हाइफिनेशन कर रहे हैं, मतलब ये दोनों देश मेरे लिए अलग अलग होंगे। हम दोनों देश को अलग अलग विजिट करेंगे और अपनी रणनीति और अपनी पॉलिसी के अनुसार विजिट करेंगे। हम किसी भी सांसारिक दबाव में नहीं है इसको लेकर। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है? क्लियर है? यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट पे आइए। अब इसमें जो आप लोगों ने लिखाया था, उसके अलावा बहुत सारा चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, वो लिखते जाइएगा, ठीक है? हमने कल एसईओ कर लिया था, और हमने कल आपको वो किया था, एक और कौन सा किया था? एसईओ किया आईमेक था, आईमेक आईमेक। और एक आईमेक किया था, ठीक है? अब इसके बाद सर एक चीज माफ। क्या? अब इसके बाद अगला रिलेशन लिखिएगा नाटो का। बताइए नाटो कब बना? अभी अभी आप लोग पीटी क्वालिफाई करके आए, ये तो मतलब फैक्ट्स याद रहना चाहिए। 1949 में बना। कहाँ पर बना? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नाटो के प्रिंसिपल क्या है? सर कलेक्टिव डिफेंस के लिए ये। कलेक्टिव डिफेंस का मतलब हुआ सामूहिक रक्षा। उसके बाद बताइए नाटो का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है? आर्टिकल आर्टिकल 5 फाइव है, सर। जिसमें कि कहा जाता है कि एक पे अगर अटैक हो रहा है तो वो सारे अलायंसेस पे अटैक माना जाएगा। सारे अलायंसेस पे अटैक है। नाटो बताइए कि कितने इसके पार्टनरिंग स्टेट्स हैं अभी, मतलब जो भी है मेंबर्स हैं। 32 आई ये थिंक। 32 है सर। 32। सबसे रीसेंट कौन है? स्वीडन। ठीक है, अब नाटो का इम्प्लीकेशन ये हो गया। नाटो का ऑपोजिशन कौन है? वार्सो पैक्ट। यस सर। ठीक है, तो वार्सो पैक्ट है,
अब ये बताइए, वार्सो पैक्ट हो गया। अब ये बताइए कि नाटो का प्रिंसिपल मतलब जो है इम्पोर्टेंस, आज के सिग्निफिकेंस क्या है दुनिया में? बताइए। मेन तो सर उसी से रूस से ही है उसका, जो भी उसके मेंबर्स हैं रूस से। सिक्योरिटी पहले तो यूएसएसआर से था, अब तो वो नहीं है। देखिए, नाटो का प्रिंसिपल है कि हम एक्सपेंशनिज्म, हिंदी में भी सब लिखवा देंगे आपको, ठीक है? अभी समझ लीजिएगा मतलब। एक्सपेंशनिज्म हो गया, फिर एग्रेशन हो गया, नॉन डेमोक्रेटाइजेशन हुआ। इन तीनों शब्दों का मतलब आप लोगों को पता है? मतलब हम हिंदी मीनिंग नहीं पूछ रहे हैं, लिटरल मीनिंग पूछ रहे हैं। जी। बताइए क्या मतलब एक्सपेंशनिज्म का? एक्सपेंशनिज्म का मतलब होगा टेरिटोरियल एक्सपेंशनिज्म, मतलब कि अपनी टेरिटरी से ज्यादा एक्सपेंड करने का कोशिश, जैसे कि चाइना करना चाह रहा ताइवान के केस में। क्षेत्र की वृद्धि, ठीक है। और इसको एक तरह का रणनीति माना गया है, जो कि ये क्या बोलते हैं आपको, चाइना भी इम्प्लीमेंट करता है कि 4 कदम जाके एक कदम क्या बोलते हैं पीछे घसक जाना। ठीक है, तो नेट इंक्रीमेंट 3 कदम का हो गया। उसके बाद एग्रेशन, एग्रेशन का मतलब क्या है? कि बाई फोर्स या वायलेंस या आर्म्स के दम पर, जो इस केस में देखा गया है। इसराइल का केस एक्सपेंशनिज्म में आएगा या एग्रेशन में, या दोनों में? इसराइल पैलेस्टीन एक्सपेंशनिज्म में नहीं आएगा, एग्रेशन में नहीं आएगा। ये यूक्रेन और रशिया आएगा इन दोनों केस में। इसराइल पैलेस्टीन नाटो वाला केस ही नहीं है। ओके। ठीक है। और नॉन डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ? एक होता है डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, एक तानाशाही जैसा सर, वैसा कुछ। गैर लोकतांत्रिक। ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो देश लोकतंत्र में है उनको हम डिस्टर्ब करके, लोकतंत्र से दूर करके कम्युनिज्म और इन सब के फ्रैक्शन में लाएंगे। यही है नाटो, बस इतना ही प्रिंसिपल है। और आपका इस पे कंक्लूजन क्या होगा? तो आप इंडिया के पंचशील प्रिंसिपल का एग्जाम्पल देते हुए कहेंगे। पंचशील का वो पता है सबको, 5 पॉइंट। देखिए, आईआर का आंसर ना आप सिर्फ इस तरीके से नहीं लिख सकते कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आपको प्रिंसिपल्स याद रहने पड़ेंगे। पंचशील के प्रिंसिपल्स क्या क्या है बताइए? बताइए, 5 प्रिंसिपल्स हैं नॉन ना। इंटरफेरेंस है, म्यूचुअल म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, नॉन इंटरफेरेंस, म्यूचुअल म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल बेनिफिट, इक्वालिटी, म्यूचुअल बेनिफिट, और बताइए? कोएग्जिस्टेंस। को एग्जिस्टेंस, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, इनफैक्ट पीसफुल को एग्जिस्टेंस। और पांचवा बताइए? इक्वालिटी। ठीक है, क्लियर है? यस। किसी को इसका पांचों शब्द का मतलब नहीं पता तो बताइए क्या है, हम हिंदी में भी आपको मीनिंग बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आप पांचों शब्द का अगर मतलब नहीं समझ पा रहे तो पहले मतलब समझ लीजिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। देखिए, नॉन इंटरफेरेंस का आप लिख लीजिएगा, अहस्तक्षेप। अहस्तक्षेप, नॉन इंटरफेरेंस का मतलब। म्यूचुअल रेस्पेक्ट का मतलब होगा पारस्परिक सम्मान, आपसी सम्मान, आपसी सम्मान। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, पीसफुल को एग्जिस्टेंस का मतलब शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, मतलब पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण से अस्तित्व। इक्वालिटी मतलब समानता। और म्यूचुअल बेनिफिट मतलब कि एक साथ दोनों का म्यूचुअल ग्रोथ होना। ठीक है। पारस्परिक लाभ या कुछ भी आप कह सकते हैं, वो नॉर्मल चीज है। बेनिफिट, हाँ वही आप कह सकते हैं, ठीक है, पारस्परिक लाभ। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि आईआर के आपको जो भी मैं कंक्लूजन या जो भी लिखा रहा हूँ उसमें मैं प्रिंसिपल्स शुरू से लेके लास्ट तक लिखा रहा हूँ।
तो आपको ये प्रिंसिपल्स ना सिर्फ यही नहीं इस्तेमाल करने, जहां भी यूज है ना वहां इसका इस्तेमाल करना है। समझ रहे हैं आप? जी जी। कि हमारा अब जैसे ये तो लिख दिए सिग्निफिकेंस, बट आप कंक्लूजन क्या लिखें? कंक्लूजन ये लिखेंगे कि इंडिया बिलीव्स, इंग्लिश वाले लोग सुन लीजिए फिर हिंदी में भी बता देंगे। इंडिया बिलीव्स कि वी शुड फॉलो प्रिंसिपल ऑफ पंचशील विच स्टेट्स नॉन इंटरफेरेंस, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल बेनिफिट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, इक्वालिटी, so that there is peace and coexistence in the world, because world is one family and we are all part of one family। ठीक है? बट अब हिंदी में इसको लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि भारत का मानना है कि उसकी पंचशील रणनीतियां आज भी उतनी ही सजग है जो दुनिया को अपनाई जाना चाहिए, और उसके ये सिद्धांत है। ठीक है? डाउट है किसी को? सर रिपीट द सेंटेंस सर। कौन सा, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी। इंग्लिश सर। यार आप लोग दोनों लोग रिपीट कर दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा ना सुनने की कोशिश कीजिए तो लिख पाएंगे आप, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है? इंग्लिश कर दे रहा हूँ पहले, फिर हिंदी कर रहा हूँ। इंडिया बिलीव्स दैट देयर इज स्टिल स्पेस फॉर पंचशील विच स्टेट्स दैट दिस आर द प्रिंसिपल, जो पांचों प्रिंसिपल हैं, ड्यू टू विच द वर्ल्ड कैन एग्जिस्ट इन पीस, हार्मनी एंड इक्वालिटी विद ईच अदर। हिंदी में कहने का मतलब है कि भारत का कहना है कि पंचशील के सिद्धांत आज भी दुनिया में उतने ही महत्व रखते हैं, और ये सिद्धांत एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण रहने के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत का मानना है कि पूरा विश्व एक परिवार है। यही इंग्लिश में भी ऐड कर लीजिएगा, द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। ठीक है? सर वो, सर नाटो में सर इसका रिलेवेंस क्या आ जाता है इंडिया का? अरे हम इंडिया इंडिया हर एक जगह अपना व्यू पॉइंट देगा भाई। नाटो जो चीज को रोक रहा है, हम कंक्लूड किससे करेंगे? तुमको कभी ये नहीं पूछेगा, बीपीएससी क्यों पूछेगा कोई भी चीज? तुमको हर एक जगह इंडिया का इन्फ्लुएंस देना है। कभी ये नहीं कहेगा कि शॉर्ट आंसर लिखिए, इंडिया का इन्फ्लुएंस हर एक जगह आईआर में देना है। बिना इंडिया के आईआर क्या है भाई? तुम इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हिस्सा है ना, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। नहीं, ये वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन है तो इस नहीं, क्यों नहीं देंगे? हम अपना व्यू पॉइंट है इंडिया की तरफ से कि इंडिया का मानना है कि ये चीज रहेगी, या आप अपना मानना दे दीजिए कि हम, बट आपको इंडिया के कोई, क्योंकि आपको दिखाना आईआर में ये है। देखिए आईआर ना डिप्लोमेसी का हिस्सा है, सही और गलत नहीं होता है यहाँ पर। आईआर का मतलब है कि आपको दिखाते रहना है कि हम सही हैं हर एक जगह, और आपको हमसे सीखने की जरूरत है। समझ रहे हैं? आईआर पूरा इसी का मतलब है। आईआर कभी इसका मतलब नहीं है कि जो पूछा जाए आप एग्जैक्ट उतना ही लिखे, आपको देना पड़ेगा ना, विजन देना पड़ेगा। यार टीचर को पता है कि आंसर क्या है क्वेश्चन का, उस टीचर को चेक करना है कि आप वहां तक सोच पा रहे हैं कि नहीं जो भारत देश या बिहार सरकार सोचना चाह रही है, जो कि विजन होता है। ठीक है? G20 आप लोगों से नहीं पूछेगा, G20 लास्ट में करा देंगे। G20 क्योंकि बार बार पूछ चुका है, तो G20 नहीं पूछेगा। ठीक है? एक इसमें एक फैक्टर जो आ रहा है बहुत ज्यादा, जो आप लोग से पूछा जा सकता है, वो इंडिया और यूरेशिया का रिलेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है। ठीक है? तो इंडिया यूरेशिया, और एक और लिख लीजिएगा, इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जा रहा है। और एक सॉफ्ट लोन डिप्लोमेसी का टॉपिक है। ये तीनों टॉपिक लिखिए जो मैं कराऊंगा आपको। सॉफ्ट लोन डिप्लोमेसी, इंडिया और यूरेशिया। इंडिया यूरेशिया क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो रशिया यूक्रेन वॉर, आईमेक, इंडिया और यूरेशिया के ही बीच में ना, यूरोप और एशिया। और तीसरा लिख लीजिएगा सॉफ्ट लोन डिप्लोमेसी। अब देखिए आपको ये पढ़ाने के पीछे पर्पस क्या है? पढ़ाने के पीछे पर्पस ये है ना कि जैसे इंडिया नेबरहुड आपको पढ़ाया जा चुका है, बट वहां कैसे आपको आंसर लिखना है और कैसे इस्तेमाल करना है, वो ये चीजें सिखाएंगे, जैसे सॉफ्ट लोन डिप्लोमेसी, और फिर क्या बोलते हैं आपको, इंडिया यूरेशिया, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। ठीक है? और इंडस वाटर ट्रीटी, तीन चीज हो गया। यहाँ तो सेम चीज लिख लिया, इसको इंडस वाटर ट्रीटी कर लीजिए।
इंडस वाटर ट्रीटी का बहुत सारा साल पूरा हुआ है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा क्रॉस बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए। और इनफैक्ट हम तो कहेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के अलावा भी एक आप लोग क्या कीजिएगा ना, कि इंडिया एंड इट्स नेबर में एक मतलब चार्ट बना के अपने पास रख लीजिएगा कि हमारा इंडिया के पाकिस्तान के साथ क्या रिवर का प्रॉब्लम है या सॉल्यूशन है, फिर भूटान के साथ क्या है, नेपाल के साथ क्या है, बांग्लादेश के साथ क्या है, चाइना के साथ क्या है। तो एटलीस्ट आपको पूछे ना जब ये, तो ये एंगल आपका तैयार रहेगा सेक्शन। वरना ये आप अगर कहेंगे तो हम ही करवा देंगे, लेकिन लास्ट में कराएंगे ये सेक्शन, ये याद है आप लोग दिला दीजिएगा, मैं लास्ट में करा दूंगा ये। ठीक है। तो इसमें जो चार्ट तैयार करना सिर्फ इश्यूज को लेकर करना है ना? इश्यूज को लेकर तैयार करना, सॉल्यूशन हम लिखवा देंगे। अगर आप ओके। इश्यूज तैयार करेंगे तो आप पर्सनली भी मेरा जो ग्रुप पे आपको आती है उस पे मेरा नंबर है, वो टेलीग्राम, उस पर पर्सनली मैसेज करिएगा। हमको जैसे ही टाइम मिलेगा तो हम उस पर भी रिस्पॉन्ड कर देंगे आपको। ठीक है। ओके। तो ठीक है, लिखिए सॉफ्ट लोन डिप्लोमेसी। सॉफ्ट लोन डिप्लोमेसी का मतलब क्या है, कौन बताएगा? बताइए, सॉफ्ट लोन डिप्लोमेसी का मतलब क्या है, कौन बताएगा? Providing some kind of loan or assistance for development of a country. अरे ये तो लोन हो गया और ये डिप्लोमेसी हो गया। जैसे सॉफ्ट कि का मतलब लाइन क्या ऑफ है? क्रेडिट इंडिया श्रीलंका को भी प्रोवाइड किया था जब आईएमएफ से अच्छा, उसको। ये बताइए, सॉफ्ट का मतलब, लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है? कि आपको जब पैसा लेना है तब ले लीजिएगा, ये सॉफ्ट लोन क्रेडिट लोन डिप्लोमेसी नहीं हुआ। सॉफ्ट लोन डिप्लोमेसी का मतलब क्या हुआ? लो इंटरेस्ट पे लोन देना। एग्जैक्टली, लो इंटरेस्ट पे लोन देना। सॉफ्ट का मतलब हो गया लो इंटरेस्ट पे। अब देखिए, हिंदी वाले लोग इस डिप्लोमेसी को हिंदी में मत लिखिएगा मुलायम ऋण का कूटनीति, ये मत लिखिएगा। इसको हिंदी में ही ऐसे ही लिखिएगा, सॉफ्ट लोन। लोन और डिप्लोमेसी को आप कूटनीति लिख दीजिएगा और इसको ऐसे करके ब्रैकेट में डालिएगा, क्योंकि यही टर्म है जो कि इंटरनेशनली भी यूज हो रही है। हम आप नहीं लिख रहे हैं, आपको मन है तो लिख लीजिएगा, हिंदी हम बता दे रहे हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, फिर मतलब ही बदल जाएगा, तो वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है यार, हिंदी वाला आज कोई नहीं जुड़ा है क्या? कोई हिंदी वाला बोल ही नहीं रहा है कुछ। उदार ऋण नीति होता है। सर ठीक क्या? है, सॉफ्ट लोन ही उदार सही है। ऋण नीति सर। उदार ऋण नीति होता है, लेकिन आप अखबार अगर पढ़ेंगे ना, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में भी हाँ तो आर्टिकल आई सॉफ्ट थी। लोन डिप्लोमेसी ही आता है। एग्जैक्टली तो इसलिए वही टर्म लिखिए जो कि इंटरनेशनली यूज होता है। टीचर भी आपका पढ़ता है तो वही देखता है, आप लिखने के लिए डायरेक्ट हिंदी जा सकते हैं, कोई इसका मतलब नहीं है। ठीक है। ओके। तो इसमें लिखिएगा सॉफ्ट लोन डिप्लोमेसी का तात्पर्य क्या है, ये बताइए। मतलब इसको पहले तो इंट्रोडक्शन सोचते हैं कि हम लोग इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे। तो बताइए, हम लोग ये इंट्रोडक्शन कैसे लिखे? एक हिंदी वाला आदमी बताए, एक अंग्रेजी वाला आदमी बताए। ये सर जो है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का एक हिस्सा के रूप में उभर कर सामने आता है, जिसमें देश ठीक में है। आपस में पारस्परिक संबंध को जोड़ने से आगे बढ़ सकता है सर। ठीक है, अब इसको ना थोड़ा सुधारेंगे हम लोग। हमारे पास नॉलेज में क्या है, कि हमारे पास नॉलेज में जोसेफ नाई है। आपको नाम बताने के पीछे मेरा पर्पस था कुछ, हम ऐसे ही नहीं बताए थे। यस यस सर, सॉफ्ट पावर के लिए। जोसेफ नाई का सॉफ्ट पावर है हमारे पास, ये यस। हमारे पास बेसिक्स में है। हम क्या लिखेंगे इसको, कि जोसेफ नाई द्वारा सॉफ्ट पावर के कॉन्सेप्ट में एक हिस्सा उभर कर आया समय की मांग को देखते हुए, जिसको सॉफ्ट लोन कूटनीति के तौर पे जाना गया, जिसमें एक देश जो अपने दूसरे पारस्परिक देश है उनसे पारस्परिक प्रेम और संबंध सुधारने के तात्पर्य में इस चीज को, जो लोन हुआ वो कम इंटरेस्ट रेट, जो हुआ वो कम इंटरेस्ट रेट पर देते हैं। तो आपने जो बात बोली मैंने वही बात बोली, यस सर। बट आपने देखा कि मैंने कैसे अरेंज करके बोला। हम्म। तो ये चीज इस्तेमाल करना है। इंग्लिश वाले लोग समझ गए कि दोबारा इंग्लिश में भी रिपीट करें? समझ गए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दो तीन चीजें लिखिएगा। एक,
सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का मतलब क्या है? व्हाट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दिस इज डिप्लोमेसी। विकास की कूटनीति। ठीक है। अब कैसे डेवलपमेंट डिप्लोमेसी है कि भाई हम तुम्हारे यहाँ आके लोन देंगे सस्ता में, तुम्हारे यहाँ जो प्रोडक्ट बचेगा बनेगा, या मान लो जो तुम्हारे यहाँ मार्केट जनरेट होगा, हम उस मार्केट में आके सामान बेचेंगे। तो दोनों का विकास हो रहा है। या मेरे आदमी आके तुम्हारे यहाँ काम करेंगे। समझ गए? क्लियर है? नहीं, एक बार और रिपीट करिए ना कि कैसे ये डेवलपमेंट डिप्लोमेसी को फॉस्टर करना है। देखिए बता रहे हैं, एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल में हुआ बांग्लादेश। बांग्लादेश वाटर से सराउंडेड है, तो उसके पास क्या होंगे? पोर्ट्स। बट बांग्लादेश के पास पैसा नहीं है। तो इंडिया आता है, कहता है कि भाई तुम पैसा लो और तुम पोर्ट को मल्टी मॉडल पोर्ट बनाओ, इसी में कालादान कर दो, इसी में तुम रेलवे लाइन जोड़ दो अगरतला से, इसी में तुम क्या बोलते हैं रोड लाइन बिठा दो नॉर्थ ईस्ट में। और इन पैसों से जो तुम अपना डेवलपमेंट करोगे, अब हम क्या चाहेंगे कि हमारा अगरतला में जो सामान बन रहा है लोकली, वो सारा चीज तुम्हारे थ्रू इंटरनेशनल मार्केट में जाए, और दूसरा कि तुम्हारे थ्रू जा रहा है तो तुम्हारे मार्केट में भी जाएगा। क्लियर है? और अगर या हमको कुछ अपनी मदद भेजनी होगी तो हम भी भेजेंगे। ओके। तो इससे किसका डेवलपमेंट हुआ? बांग्लादेश का पोर्ट बना, तो बांग्लादेश को मनी जनरेट हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, और इंडिया पोर्ट बना के उसको इस्तेमाल करके अपने एरिया को डेवलप कराया। तो इसलिए हम इस केस में क्या देते हैं? सॉफ्ट लोन डिप्लोमेसी। क्लियर है? लेकिन सर जो ये चाइना का पॉलिसी है वो तो एग्जैक्टली इसका उल्टा है, जो कि डेब्ट ट्रैप पॉलिसी है, जो कि हम्बन टोटा तो पोर्ट हो गया या बेल्ट तो रोड हम इनिशिएटिव हो गया। तो आपको हम कब बोले कि हम चाइना का पॉलिसी पढ़ा रहे हैं? नो सर, एक पर्सपेक्टिव वो भी तो हो सकता है, मतलब कि अगेंस्ट में जा रहा है वो उस तरह नहीं, से सॉफ्ट लोन का वो। हम क्यों चाइना को compete करेंगे? हम अपनी पॉलिसी, याद रखिएगा हमेशा एक चीज, एक बहुत कॉमन चीज है जो कि मिस्टेक्स होती हैं। हम चाइना को अपने आंसर में तब तक नहीं लाएंगे जब तक हमसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है? हम हमेशा भारत की पॉलिसी को प्रमोट करेंगे। हम भारत का एग्जाम लिख रहे हैं, हमको पता है कि भारत की पॉलिसी नहीं सही है, तब भी हम कहेंगे कि सही है। कागज पे यही सच्चाई है। आज अफगानिस्तान से हमारा बॉर्डर डायरेक्ट नहीं है, ना हमारे कंट्रोल में। नेटवर्क इशू आ हमारे अफगानिस्तान से बॉर्डर डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। बट हम आज मैप पे दिखाते हैं ना कि अफगानिस्तान हमारा बॉर्डर है, 110 160 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है उनके साथ, कि 107 किलोमीटर ऐसे ही कुछ करके है किलोमीटर, 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर। तो ऐसा है ना, तो उस चीज पे ध्यान देंगे हम। क्लियर है? आपका डाउट हुआ जिन्होंने ये पॉइंट बोला था? जी सर। ठीक है। तो डेवलपमेंट डिप्लोमेसी क्लियर हो गया सबको? अब इसके बाद और क्या होगा? डेवलपमेंट डिप्लोमेसी के बाद और क्या होगा सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी से? बताइए। विकास की कूटनीति के बाद? सर हम अपना जो कल्चर प्रमोट करते हैं, लाइक फूड एग्जैक्टली से। exactly. इससे कल्चरल मतलब कि सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक विकास। इससे और क्या होगा? पीपल टू पीपल इंटरफेस जनरेट होगा, लोगों के बीच पारस्परिक संबंध डेवलप होंगे। जैसे आप बहुत बार देखे होंगे कि आपका कोई काम फंसता है, जैसे आप लोग कॉलेज में होंगे, मान लीजिए कोई आपका दोस्त बॉम्बे का हो, आपका कोई काम बॉम्बे में फंस गया। अब उस दोस्त से आपकी दोस्ती है, आप उसको फोन कर दिए, वो बहुत बार चला जाता है, आपका काम करवा देता है। आप उसको पैसा रुपया थोड़े देते हैं। यही होता है लोगों के बीच। क्यों? क्योंकि आप लोग कॉलेज में साथ में पढ़ाई किए, साथ में समय गुजारे, साथ में काम किए, तो आपके बीच ये संबंध स्थापित हो गया। ठीक है?
हेलो। यस जी सर, जी, इसमें यू आर ऑडिबल। सर यार इसमें ये बताइए, जैसे हमारे नेबर के कंट्री है इनके लिए ही है या और मतलब इंडिया मतलब वो ये है पॉलिसी कंट्री। क्या पॉलिसी है? सर ये जैसे हमारे नेबर कंट्री है ना उनके लिए है या हाँ, उनके अलावा और भी ये कुछ। हमारा सबके लिए है, हमारे सबके लिए है। हम इसमें कोई वो नहीं रखे हैं। हमारा प्रेफरेंस है, देखिए भारत के डिप्लोमेसी में भारत का प्रेफरेंस क्या है कि नेबरहुड फर्स्ट। हमारा ये तो प्रेफरेंस सर ऑर्डर है कि हमारा नेबरहुड फर्स्ट हो। हाँ बताइए, क्या बोल रहे हैं? ये सर बोल रहे थे जैसे कि ये सब का एक पॉजिटिव ये भी है कि जो हमारा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उससे हमारा एशियन कंट्री, एशियन हो गया, सार्क नेशंस हो गया, ग्लोबल साउथ का कंसेप्ट है वो भी, उसका एंगेजमेंट भी बढ़ेगा उस तरह से। एग्जैक्टली exactly. हम्म। तो इसका इसका अगला पॉइंट क्या है कि इस चीज से इंडिया के यूएनएससी में भी सपोर्ट बढ़ेगा। बढ़ेगा ना यूएनएससी में सपोर्ट। इसका अगला चीज क्या है कि चाइना के एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी, जो आपने बोला डेब्ट ट्रैप, उससे हम ग्लोबल साउथ को आजाद करेंगे। चाइना के जो एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी है डेब्ट ट्रैप, उससे हम ग्लोबल साउथ को आजाद करेंगे। अब देखिए, आपने जो पॉइंट बोला था उस पॉइंट को मैंने भारत के संदर्भ में बोला। भारत हमेशा क्या बोलता है? चाइना खराब है, चाइना खराब है। कभी सुने एक्सटर्नल मिनिस्टर को बोलते हुए कि चाइना पॉलिसी आर गुड? कहाँ गए जिन्होंने आवाज उठाई थी? क्या नाम है उनका? हेलो। यस यस आएगा। आप समझे इसका इस्तेमाल कैसे करना है? यार देखिए, आईआर का एक बेसिक मतलब है ना एग्जामिनेशन में, कि आईआर का आंसर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेशनलिज्म। समझ गए? अगर आईआर के आंसर में अगर आपके नेशनलिज्म नहीं दिख रहे हैं, कि आप एकदम प्रो इंडिया हैं, तो फिर आपको संकट है आईआर में नंबर उठाना। क्लियर है? यस सर। अब इसके बाद इसकी कंक्लूजन क्या लिखेंगे? इनका नाम कोई सुना है? सी राजा गोपाल। पूरा नाम क्या है? आर्टिकल आर्टिकल आता है सर। राजगोपाल राइट। आर्टिकल आता है ना? किस चीज पे इनके आर्टिकल्स रहते हैं? आईआर पे ही रहते हैं। समझ गए? इनका नाम एग्जैक्टली हमको ध्यान नहीं आ रहा है। इंडिया चाइना में इनका पूरा नाम क्या है, बता रहा हूं मैं आपको, या मैं कल बता दूंगा आपको, या आप भी देख लीजिएगा इसको। ये इंडिया चाइना पे बेसिकली लिखते हैं, ठीक है? हिंदू में इनकी आर्टिकल आती है। सी राजा गोपालचारी है या कुछ ऐसा ही करके इनका नाम है, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है। थोड़ा मेरे को ध्यान आता है तो मैं आपको बता दूंगा। श्री राजा मोहन। सी राजा मोहन, सॉरी, सी राजा मोहन, हम गोपाल नहीं, सी राजा मोहन। ठीक है। इनका एक प्रिंसिपल है जो ये कॉमनली बोलते हैं कि भारत को क्या अप्रोच लेना चाहिए। ट्रिपल सी का, 3C, जिसको ट्रिपल सी बोलते हैं। कोई जानता है क्या है? लिखवाएंगे हम हिंदी वाले भी, घबराइएगा मत। बताइए। कल्चर सर, कॉमर्स, कल्चर कॉमर्स और कैपेसिटी बिल्डिंग में भी सर। नहीं। बताइए बताइए, कोई जान? इसका मतलब लिखिएगा, कोऑपरेशन, कंसोलिडेशन एंड कंपटीशन।
हिंदी में मीनिंग लिखिएगा। सहयोग, समेकन और प्रतिस्पर्धा। ठीक है, प्रतिस्पर्धा। समझ गए? कॉपरेशन, कंसोलिडेशन, कंपटीशन। मतलब सहयोग, समेकन और प्रतिस्पर्धा। क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? नो सर। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? ये तो कॉन्सेप्ट जान गए कि भारत को जहां पर बढ़ती विश्व में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या जो ये क्या बोलते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, ये इतना बदलते जा रहा है, उसमें एक 3C का प्रयोग जो कि सी राजा मोहन द्वारा दिया गया है, उसका प्रयोग करना चाहिए, जिसमें कि कॉपरेशन, कंसोलिडेशन, कंपटीशन आता है, तात्पर्य सहयोग, समेकन और प्रतिस्पर्धा आता है, जिससे भारत अपने देश, जैसे अब जिन देशों से हमें कॉपरेट करना है हम उनसे कॉपरेट करेंगे, जिन देशों के साथ हमें कंसोलिडेट करना है उनसे कंसोलिडेट करेंगे, और जिनके साथ compete करना है उनके साथ compete करेंगे। क्लियर है? मतलब सर पूरे विश्व को इस 3 चाइना हिस्से में वाले के बांट साथ दीजिए। कर सकते हैं क्या? चाइना के साथ हम ये तीनों एक साथ करते हैं। तीनों एक साथ इसलिए करते हैं कि देखिए, चाइना के साथ कॉपरेट हमको बॉर्डर पे करना पड़ेगा, कंसोलिडेट हमको करना पड़ेगा ट्रेड में, लेकिन compete भी हमको करना पड़ेगा ट्रेड में, क्योंकि चाइना के इंपोर्ट के बिना हमारी थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग अभी स्लो है, तो कंसोलिडेट करना पड़ेगा ना उनको, और compete करेंगे उस प्रोडक्ट में जिसमें हम चाइना से बराबर है। क्लियर है? आप लोग आज लगता है कि एनर्जेटिक नहीं है, मतलब क्लास में मजा नहीं आ रहा है क्या? आता है सर, माइक बंद रहता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगला लिखिएगा। सॉफ्ट पावर समझ में आ गया कैसे आंसर करना और कैसे इसका इस्तेमाल करना है। ये फॉर्डर है, मतलब एक तरह का हम आपको चारा पढ़ा रहे हैं कि कैसे आंसर्स में ये यूज होगा कॉन्सेप्ट। यस सर, समझ और गए? क्वेश्चन आए उसमें ऐड कर सकते हैं इसको। आपको जब कभी नहीं समझ में आए कि क्या करना है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है। यस। डिजास्टर एक कॉन्सेप्ट है, सॉफ्ट पावर एक कॉन्सेप्ट है, सॉफ्ट लोन एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है? अच्छा, इंडिया रशिया हो गया है? नहीं, इंडिया रशिया नहीं हुआ है। छोड़िए, फिर इंडिया रशिया करा देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी बाद में करा देंगे। इंडिया रशिया लिखिए अभी। अगले 3 4 5 दिन में आपकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, डोंट वरी। मतलब 7 8 तारीख तक आपकी पूरी क्लासेस खत्म हो जाएंगी और एकदम अपडेटेड क्लासेस खत्म होंगी। आईआर लास्ट में रखा ही इसलिए जाता है ताकि आप लोग के लिए क्लासेस कंप्लीट कराई जा सके, मतलब पूरी कंसोलिडेटेड वे में इसकी क्लास कराई जाए। मान लीजिए आईआर में जनवरी में पढ़ा देता, या आईआर मान लीजिए दिसंबर में पढ़ा देता, तो अभी फिर आपको खुद से अपडेट करना पड़ता। ठीक है? अच्छा, ये बताइए, इंडिया रशिया का रिलेशन कैसा रिलेशन है? अच्छा, इसमें ना थोड़ा हाथ आप लोग तेज चलाएंगे और थोड़ा ना समझने की कोशिश ज्यादा करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा है जो हमको बताना भी है आपको, और बहुत ज्यादा आपको लिखना भी पड़ेगा। तो अगर कुछ छूट जाए तो उसको लास्ट में पूछ लीजिएगा, बीच में मत टोकिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा है। हम लास्ट में 5 मिनट देंगे आपको, लिखवा देंगे। और अगर कुछ ना, मतलब जैसे समझ में ना आए तो रोक लीजिएगा बीच में। ठीक है? सर एक चीज पूछना है शुरू में ही, जैसे हाँ, बताइए। रशिया इंडिया में सर बहुत ज्यादा पॉइंट वो तो होगा ही सर, लेकिन सर इसमें हिस्टोरिकल एंगल भी दे सकते हैं क्या? मान लीजिए सर कोल्ड वार का एरा या सोवियत का एरा जब था, तो उसमें सिल्क या फिर सिल्क रूट, तो वो सब चीज भी ला सकते हैं, या फिर जो नॉर्मल अपना जो पॉलिटिकल समिट, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो एनर्जी वगैरह है, उन सब पे ज्यादा फोकस करेंगे? देखिए, आप ले आने के लिए ले आ सकते हैं, लेकिन आप इतना जरूर ध्यान दीजिएगा
कि आपको एग्जाम में इतना लिखने का टाइम मिलेगा? 38 वाले में तो सिर्फ लिखना पड़ता है बहुत। तो मतलब देखिए, अब हो सकता है सबकी स्पीड अलग अलग होती है, हम नहीं कह सकते। जैसे मेरी स्पीड यह है कि हम 3 घंटा में आपको 5500 से 6000 शब्द लिख पाते हैं। ठीक है, उसके बाद भी हमको इतना लिखने का टाइम नहीं मिलता है। उसके बाद आपको मिल सके तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, हमको उसमें दो राय नहीं है। हम पढ़ा सब देंगे वैसे, हमको उसमें दिक्कत नहीं है। मतलब ऑनेस्टली आई एम सेइंग, एग्जामिनेशन में आप नहीं लिख पाओगे। कितना भी तैयार करके जाओ, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा करंट ओरिएंटेड, आप उतनी उसकी प्रिंसिपल लाइन में जा ही नहीं पाओगे। वो करंट ही होगा तो इतना सर पुराना खींचना, ऐसे भी वो सब सुपरफिशियल पॉइंट हो जाएगा वहां पे, उतना रिलेवेंट रहेगा नहीं। उसको आप अपने कंक्लूजन में ना एक आध मोदी जी के लाइंस और इन सब चीजों से उसको कंक्लूड कर सकते हैं, वो रिश्ता कंक्लूड हो जाएगा, जैसे हम सिखाएंगे आपको। लिखिएगा, इंडिया रशिया का रिलेशन कैसा रिलेशन है अभी फिलहाल? स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसको विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारियों के तौर पे जानते हैं। ठीक है, लेकिन हम फिर भी कहेंगे इसमें भी अंग्रेजी ही लिखिएगा, क्योंकि यही टर्म यूएन भी यूज करता है, स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ओके, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब इसको ना थोड़ा सा ना चलते हैं सेक्शन वाइज बांट के, इसको डायरेक्टली एक साथ वो उसमें नहीं जाएंगे, कूदेंगे नहीं, थोड़ा सा सेक्शन वाइज बांटेंगे और इसको थोड़ा लिखते रहिएगा थोड़ा जोरों से। पहला चीज आते हैं इकोनॉमी में, आइए लिखिए। इन्वेस्टमेंट, जहां नहीं समझ में आएगा वहां पूछिएगा, क्योंकि रशिया में ना इम्पोर्टेंट क्या है कि हमको आपको डेटा देना इम्पोर्टेंट है, जो डेटा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दुनिया भर का डेटा है मार्केट में रशिया को लेकर। आपको क्या डेटा इंपॉर्टेंट आएगा वो बता दे रहे हैं। लिखिए, इन्वेस्टमेंट ऑफ $50 बिलियन एंड बायलेटरल ट्रेड ऑफ $30 बिलियन बाय 2025, इन दोनों का टारगेट है। ठीक है, दूसरा चीज, इंडिया चेन्नई से लेके व्लादिवोस्तोक तक का जो एक रूट डिस्कवर हुआ था, याद है? यस सर। पढ़ा है, किसी ने बोला? तो लिख लीजिएगा, चेन्नई से लिखे ही। व्लादिवोस्तोक ये ट्रेड रूट, इसको ऑन करना है। ठीक है, एक पॉइंट वो लिखाया, दूसरा पॉइंट ये लिखाया, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, एक इंडिया रशिया के बीच पेमेंट मैकेनिज्म, पैसा देने की, लेन देन की व्यवस्था। पेमेंट मैकेनिज्म मतलब लेन देन की व्यवस्था रुपी और रूबल में होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चौथा चीज, जब ये आपको क्या बोलते हैं आईमेक बन जाए, या आपको क्या बोलते हैं रशिया के साथ हम कौन सा वो बना रहे थे, तापी पाइपलाइन हो जाए, तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया वाला जो पाइपलाइन है वो तैयार हो जाए, या उसके बाद हमारा क्या बोलते हैं जो आईएनएसटीसी है वो तैयार हो जाए, तो हमको रशिया से ऑयल और
गैस लेना बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर है? इन सब का फुल फॉर्म पता है ना सबको? जी सर। ठीक है, ये इकोनॉमी का भी लिखवा रहे हैं हम आपको। इकोनॉमिक में हमें रशिया से क्या क्या करना है और क्या क्या हो रहा है उसका बात कर रहे हैं। और पांचवा चीज क्या है कि स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग, मतलब कि एफटीए टाइप का कुछ हम साइन कर ले, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एफटीए का मतलब क्या हुआ? फ्री फ्री ट्रेड ट्रेड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट। विदाउट टैरिफ। टैरिफ हटाकर, हिंदी वाले लोग मुक्त गैर शुरू करो। मुक्त व्यापार, ठीक है। और या तो फिर आपको गैर लगान व्यापार, दोनों कह सकते हैं आप। सिर्फ गैर तारीफ ही नहीं लिख सकते? नहीं, गैर टैरिफ इसलिए नहीं लिख सकते कि बहुत बार अंडरस्टैंडिंग होती है टैरिफ की कि हम तुम पे 5 लगाएंगे, 5 तुम लगाना। ओके। ठीक है, प्रोडक्ट स्पेसिफिक होती है। ये हमारा हो गया इकोनॉमिक। इकोनॉमिक इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक के बाद एक चीज में छूट गया, ये चीज समझ लीजिएगा कि 1972 में हमने रशिया से साइन किया था ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। मैत्रिक थी, क्या बोलते हैं, जो ट्रीटी साइन किया था मैत्री की। ठीक है, लिख लीजिएगा मैत्रिक संधि। क्लियर है? उसके बाद आज फिलहाल ये इस पोजीशन पे पहुंचा हुआ है। तो अब इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे बताइए? कोई एक बताइए इंट्रोडक्शन। बताइए इंट्रोडक्शन, बताइए कोई एक। इंडिया सर जैसे रशिया। कि ये हेडिंग दी है आप, स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो इनमें से ही कोई एक पॉइंट लिख सकते हो। देखिए, इंडिया हैज कम ए लॉन्ग वे फ्रॉम ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन 1972 to the special and privileged strategic partnership of 2025, where Russia has been the long-standing friend of India. ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग एंड ट्रस्टेड, यस सर। ट्रस्टेड फ्रेंड ऑफ इंडिया, लॉन्ग स्टैंडिंग एंड ट्रस्टेड फ्रेंड ऑफ इंडिया। और एक और चीज यहाँ ऐड कर लीजिएगा। पहले हम लोग का ये स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को, आईमैक वाला जो पॉइंट यहाँ लिखे हैं। यस सर। यहाँ पहले हमारा ऑयल एंड गैस का इंपोर्ट 2% था, बट अब हम ये ना 18 से 20% के आसपास हो गया है, जब से ये वॉर वगैरह शुरू हुआ है, जो हम इनसे लेते हैं। तो ये दिखा रहा है कि हम अपनी ऑयल डाइवर्सिटी भी बढ़ा रहे हैं अब रशिया के प्रति। ठीक है, पहले हम लोग खाली उन्हीं ये मिडिल ईस्ट पे डिपेंडेंट थे और यूएस वगैरह पे थे। अब उन पे ना होकर हम इधर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, लिखिएगा। दूसरा चीज, डिफेंस। ठीक है, इनके बीच में डिफेंस में बताइए पहले क्या क्या इंडिया क्या क्या कर रहा है डिफेंस में? सर एस क्या फोर क्या? हंड्रेड मिसाइल हो गया, ब्रह्मोस मिसाइल हो गया, जॉइंट वेंचर हो गया, उसके अलावा AK-203 का राइफल है जो कि जॉइंट प्रोडक्शन होता है इंडिया में। S-400 INS विक्रमादित्य में भेजता था। ऑल्सो सीपी का रिपोर्ट कहता है कि रसिया 36% ऑफ इम्पोर्ट्स का पार्ट था 2019 से 23 के बीच में। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं। आपने जो बोला उसको लिख लिया आपने। अब इसमें कुछ ऐड करेंगे हम लोग और कुछ इसको अरेंज करेंगे। सबसे पहले डिफेंस में आप क्या लिखेंगे? इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग एंड वाइड रेंज ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स is being
डिपेंडेंट ऑन द रशियन इंपोर्ट्स। क्लियर है ये? कि इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा वो सिर्फ दोस्त, हमने शुरू में क्या बोला, दोस्त है, बट अब हम उसकी इंपॉर्टेंस समझा रहे हैं डिफेंस में। उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि डिफेंस में इंडिया और रशिया के बीच एक्सरसाइजेस हैं, जो इंदिरा सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेस हैं, पहले लिखिए। ठीक है। दूसरा चीज लिखेंगे आप क्या, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर से हम लोग क्या बनाया, ब्रह्मोस बनाया। तीसरा चीज हम इस पे क्या लिखेंगे कि लाइसेंस वेंचर। लाइसेंस वेंचर से हमने क्या बनाया, सुखोई 300, T90 टैंक और T72 टैंक। ठीक है। हम मीनिंग बताएंगे, लाइसेंस वेंचर, जॉइंट वेंचर, इन सब का मीनिंग बताएंगे। इंग्लिश में लिखवा दे रहे हैं, फिर हिंदी में भी लिखवा देंगे आप। ठीक है। नहीं तो लिख लीजिएगा स्क्रीन जॉइंट का। ऊपर कीजिए। ठीक है, ऊपर कर रहे हैं। जॉइंट का मतलब हो गया संयुक्त, वो लिख लीजिए, संयुक्त उद्यम। और लाइसेंस वेंचर का मतलब हो गया, लाइसेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिकार। अधिकार। मतलब वो तो हमको पता है कि अधिकार बोलते हैं, लेकिन लाइसेंस अधिकार नहीं बोलते हैं, अधिकार तो राइट को बोलते हैं। हाँ सर, लाइसेंस शुद्ध को हिंदी हिंदी कुछ और में, होगा। लाइसेंस को हिंदी में लाइसेंस वेंचर ही लिख लीजिए। हमको ध्यान नहीं आ रहा है हिंदी, या तो हम थोड़ा सा कल चेक करके बताएंगे। लाइसेंस का नहीं ध्यान आ रहा है, वेंचर का मतलब तो उद्यम आ गया, लाइसेंस शब्द ही लिख लीजिएगा। और वेंचर, वैसे भी हमको याद आ रहा है कि कहीं कहीं किताबों में लाइसेंस राज करके हिंदी में भी लिखा रहता है, जो 1990s का एरा है उसके लिए लिखा रहता है। लेकिन ठीक है, ये हम देख के बता देंगे, इसका तो हिंदी होगा कुछ ना कुछ, तो हम बता देंगे। उद्यम लिख लीजिएगा, लाइसेंस उद्यम। ठीक है। तीस, दो चीज हो गया। चौथा चीज लिखिएगा, जॉइंट R&D। R&D का मतलब क्या हुआ, संयुक्त रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कहने का मतलब हुआ कि संयुक्त अनुसंधान और विकास। ठीक है। और संयुक्त अनुसंधान विकास में क्या किया गया, AK-203 जो आपने बताया था ना, याद है? जी सर, ब्रह्मोस भी आ सकता है। ब्रह्मोस जॉइंट वेंचर में आएगा। जॉइंट R&D में AK-203 का हम लोग किए, और फिर अब हमारे यहाँ हम प्रोडक्शन कर रहे हैं एलोन। अच्छा ठीक है। ठीक है सर। तो ये चीज हो गया, ये हमारा हो गया इंडिया रशिया का, आपको क्या बोलते हैं, डिफेंस में। देखिए जो आपने पॉइंट बताया मैंने उसी को लिखा है, बट उसको डिफरेंट डिफरेंट सबहेड्स और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिखा है। हिंदी इंग्लिश किसी को कोई दिक्कत तो बताइए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब आप आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया रशिया, आपको विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी का जो क्षेत्र है, इंडिया रशिया एक, बांग्लादेश में रोपुर पावर प्लांट जो है न्यूक्लियर वाला, उस पर काम कर रहा है साथ में, रोपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, उस पर काम कर रहा है। ठीक है। इंडिया में भी कर रहा है सर, एक तमिलनाडु में है कोई पावर प्लांट। तमिलनाडु वाला उतना बड़ा नहीं है, और अभी फंक्शनल उतना कुछ इस एस्पेक्ट में है नहीं, वो वाला पे ज्यादा दुनिया भी ध्यान दे रही है। ठीक है। आप तमिलनाडु वाला, हमको नाम भी ध्यान नहीं है, अगर आपको ध्यान है तो आप बता दीजिएगा, हम चेक करके कल कल्पक्कम बताएंगे। करके कोई है वहां पे। कुंदन कुलम कल्पक, करके है सर शायद। अभी बहुत। कुड़ानकुलम, कल्पक, तो तमिलनाडु में कुड़ानकुलम वगैरह, ये तो वहां पर है ना, क्या बोलते हैं आपको, ये कन्याकुमारी में है ना, तमिलनाडु में तो नहीं है ये, कुड़ानकुलम शायद है। नहीं, तमिलनाडु ही दे रहा है, आप सही बोल रहे हैं। लिख लीजिए आप, कुड़ानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु। लेकिन ये इंडिया रशिया का कंबाइंड है कि नहीं, ये हमको नहीं पता। आप कह रहे हैं इसलिए हम सर लिखवा रहे हैं, उसके लेकिन हम इसको चेक कर लेंगे, उसके हम इसको कल चेक असिस्टेंट करके बन बता देंगे। जाएगा। नहीं तो ठीक। असिस्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नहीं आएगा, ये लोन में आ गया, इसीलिए हम आपको ये नहीं बता रहे थे। इसको मत लिखिएगा।
आप खाली इंडिया रशिया का ये लिखिए, रूपर न्यूक्लियर पावर प्लांट। दूसरा को लिखिएगा गगनयान। गगनयान में हमारे ट्रेन हो रहे हैं ना वहां पर, एस्ट्रोनॉट्स, ये सर। एस्ट्रोनॉट्स। और इसी में लिखिएगा रशिया का ग्लोनास और इंडिया का नाविक। जीपीएस ये मिलिट्री भी ये एप्लीकेशन। भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है। ग्लोनास जैसे इसरो हुआ ना, वैसे ही ग्लोनास है। ग्लोनास वहां का जीपीएस सिस्टम है। जीपीएस। जीपीएस सिस्टम है रशिया का। और इसरो का जीपीएस सिस्टम नाविक है। नाविक 1500 किलोमीटर तक के है, और इसमें टोटल 7 सैटेलाइट्स हैं। आपको इसके बारे में पता होगा, हमको लग रहा है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तीसरा पॉइंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लिखिएगा कि एक ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी करके और इंडिया रशिया नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटी की बात की गई है। लिखिए, आप बोले एक बार रिपीट करिए ना। पहले अंग्रेजी वाले लोग लिख लीजिए। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ये जानते हैं किस लिए किया गया है? कि इंडिया के जो ट्रेडिशनल नॉलेज हैं उनको रशिया तक पहुंचाया जाए, रशिया की जो नॉलेज है उसको इंटीग्रेट किया जाए इंडिया में। और इसका हिंदी लिखिएगा पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में उसके मेंशन है वो यही मेंशन है, ठीक है। और दूसरा चीज इसमें लिखिएगा, इसी में पॉइंट ऐड कीजिएगा, इंडिया रशिया नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटी। इंडिया रशिया नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटी, ये 3 पॉइंट हो गया हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। क्लियर है? अब चैलेंजेस में आ जाते हैं। चैलेंजेस बहुत आसान है। वेस्ट वर्सेस ईस्ट, मतलब पश्चिमी देश वर्सेस पूर्वी देश में। दूसरा के रशिया और चाइना का जो लिंक है, ये एक चैलेंज है। तीसरा, रशिया पाकिस्तान को भी विपन देता है, ये एक चैलेंज है। चौथा, रशिया का जो एग्रेशन है ये हमारे सिद्धांत से मैच नहीं करता है। पंचशील हुआ, चाहे वसुदेव कुटुंबकम हुआ, जो यूक्रेन रशिया वॉर में ही जो है, हमारे जो संयुक्त सिद्धांत है उससे मैच नहीं करता। बट क्योंकि रशिया हमारा पुराना दोस्त है तो हम सपोर्ट करते हैं। हमारा बेसिक सिद्धांत से मैच नहीं करता है। पांचवा, रशिया क्वाड के खिलाफ है और इंडो पैसिफिक का जो हमारा प्रिंसिपल है उसके खिलाफ है, ठीक है। क्लियर है? जी सर। अब इसमें लिख लीजिएगा एक पॉइंट फाइनल कंक्लूजन के तौर पे। पीएम मोदी का स्टेटमेंट था ये, शांग्रीला का जब कॉन्फ्रेंस हुआ था 2022 में या 23 में, तो वहां पर ये बोले थे। आप डायरेक्ट शांग्रीला डायलॉग में लिख करके लिखिएगा कि वन, क्या बोलते हैं, वन ओल्ड फ्रेंड इज बेटर देन फ्यू न्यू फ्रेंड्स, एन ओल्ड फ्रेंड इज ऑलवेज अ रिलेटिव, न्यू फ्रेंड्स कम एंड गो। लिखे आप लोग अंग्रेजी में? यस सर। रिपीट कर दीजिए। वन ओल्ड फ्रेंड is better than two new friends. An old friend remains and new friends come and go. कहने का तात्पर्य यह है, हिंदी वाले लोग भी लिख लीजिएगा, एक पुराना मित्र दो नए मित्रों से सदैव बढ़िया है, क्योंकि पुराना मित्र आपका रिश्तेदार, आपका जानकार होता है, नए मित्र आते जाते रहते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि आपके स्कूल के दोस्त हमेशा आपके साथ रहते हैं, बट आपके जो दोस्त हैं कॉलेज वॉलेज के वो बदलते रहते हैं, और जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे दोस्त कम बनते जाते हैं और उनसे दोस्ती भी कम होती है। जी किसी सर। को डाउट है कुछ? यार देखो, जितना मेरे को रशिया पता था सारी डिटेल में मैंने रशिया पढ़ा दिया, कुछ छूटा नहीं है इसमें। अब आपको एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड करना है तो आप कर लीजिएगा,
बट मैंने डेटा उतना ही ऐड किया है जितना रिक्वायर्ड है, और हमको नहीं लगता कि हम डेटा कम ऐड किए हैं इसमें। ठीक है, तो आज के लिए फिर क्या बोलते हैं, यहीं पर रोकते हैं।